नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधारी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए, बीएससी और बीकॉम फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए आज इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंडियन कल्चर वाले सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं टेंसेस पर। जी हाँ दोस्तों, हम आज जो है आज से टेंस वाले क्लास, ग्रामर के अंतर्गत टेंस वाले क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें 3 पार्ट होंगे और प्रत्येक पार्ट में प्रत्येक टेंस को हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि इस वाले पार्ट में हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट टेंस की, ठीक है ना। इस बार में प्रेजेंट टेंस, नेक्स्ट पार्ट में अर्थात कि कल हम बात करेंगे पास्ट टेंस पर, उसके बाद फ्यूचर टेंस पर। तो दोस्तों थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन इस क्लास में आपको बना करके रखना होगा, क्योंकि अभी इसका जो कॉम्प्लेक्स है टेंसेस का, जो हमने समझ नहीं आता है, जो अभी तक आपको टेंस समझ नहीं आए ना, उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों समझ नहीं आता है, क्यों कॉम्प्लेक्स हमारे मस्तिष्क में बढ़ जाता है। इसीलिए मैंने आपसे बोला कि सेशन को अगर आप आए हो ना, तो एंड तक बिल्कुल इसी फोकस के साथ में बने रहिएगा। अगर इसी फोकस के साथ बने रहेंगे तो दोस्तों, जब आप देख पा रहे हैं प्रेजेंट टेंस के साथ में जो इसके 4 टाइप है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन चारों का एक माइनर सा डिफरेंस होता है। और ये चारों में अगर उस माइनर डिफरेंस को अगर आप नहीं समझे ना, तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स बन जाता है, आपका मस्तिष्क कॉम्प्लेक्स हो जाता है और आपको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता, उसमें सब मिक्स हो जाता है, कुछ समझ नहीं आता। लेकिन ये मैं दावे से बोलता हूं, अगर आपने आज ये प्रेजेंट टेंस समझ लिया ना, तो पास्ट या फ्यूचर टेंस में कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेम एज इट इज पार्ट है। प्रेजेंट टेंस में जिस प्रकार से इंडिपेंडेंट प्रेजेंट टेंस होगा, उसी तरह से पास्ट इंडिपेंडेंट होगा, उसी प्रकार से फ्यूचर इंडिपेंडेंट होगा, है ना। तो टाइप जो है सेम है, मात्र इनको बनाने के जो फॉर्मूले है ना, एकदम सिंपल वे में बताऊंगा, बहुत आसान करके बताऊंगा। बस हल्का सा जो डिफरेंस है ना, उस डिफरेंस को समझ जाइएगा, है ना। फोकस बना करके रहेंगे तो मैं उसको भी बेहतर तरीके से समझाऊंगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। और फिर किसी भी हिंदी वाले वाक्य को आप अंग्रेजी में कन्वर्ट आसानी के साथ कर पाएंगे, वो बिल्कुल शुद्धता के साथ कर पाएंगे, एकदम प्योरिटी के साथ कर पाएंगे। समझ पा रहे ना। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। क्या हुआ भाई, आगे बढ़ो। एक सेकंड दोस्तों, एक बार चेक कर लेते हैं साउंड वगैरह सब क्लियर, क्योंकि क्लास आज के का सेशन थोड़ा सा लंबा जाने वाला है ना, थोड़ा लंबा जाने वाला है, लेकिन मजा आएगा आज के सेशन में, बहुत आनंद आने वाला है। देखिए, नए स्टूडेंट है ना, चलिए राइट आगे बढ़ते हैं। नए स्टूडेंट हैं तो प्लेलिस्ट को विजिट कीजिएगा। और आप लोगों के लिए मैं हमेशा बताता हूं यार, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप पर आएंगे आप लोग तो आपको सभी सेशन मिलेंगे, सभी। और व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों के लिए पर्टिकुलर बनाया गया, फर्स्ट ईयर वालों का अलग है, सेकेंड ईयर का अलग है और थर्ड का अलग है। लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना जरूरी है। जब वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, कोई चार्जेस नहीं ले रहा था आपसे, कोई चार्जेस नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, टोटली फ्री है, ठीक है। चलिए, यदि आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आपको पता है, बिल्कुल लास्ट में हम इंग्लिश लैंग्वेज और इस कल्चर वाली सीरीज में बिल्कुल लास्ट में चल रहे हैं, जिसमें हम बेसिक लैंग्वेज स्किल्स पर बात कर रहे हैं, जिसके 2 पार्ट होते हैं, एक वोकेबलरी वाला पार्ट और एक ग्रामर वाला पार्ट, ठीक है। तो इस ग्रामर के अंतर्गत भी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशंस और आर्टिकल्स, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं एक एक सेशन में सेपरेटली। आज से हम बात करने वाले हैं टाइम एंड टेंसेस की। तो टेंस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। टेंस में भी दोस्तों 3 प्रकार के हमें टेंस पढ़ने होंगे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और एक होगा हमारा फ्यूचर टेंस, ठीक है ना। तो फ्यूचर टेंस, इन तीनों में से भी आज का जो सेशन हमारा हो रहा है इस पर होगा, प्रेजेंट टेंस पर। और इस प्रेजेंट टेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं, कंप्लीट डिस्कस करेंगे, पूरा एक साथ डिस्कस करेंगे, कंप्लीट ही, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम देखिए, अब बिल्कुल अब आप क्लास में ऐसे बैठ जाइए जैसे कि आपने इससे पहले कभी टेंस पढ़े ही नहीं, बिल्कुल भी आपको कोई आइडिया ही नहीं है, बिल्कुल जीरो हुआ, ये मान के चलिए आप लोग। बिल्कुल जो भी आपको याद है सब एक तरफ रखिए, बिल्कुल एकदम फ्रेश होकर के बैठिए, पूरे टेंसेस आपको समझ आने वाले हैं। चलिए बात करते हैं टेंस की। क्या होता है ये टेंस? तो ग्रामर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ग्रामर का सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई पार्ट है तो वो टेंस ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर हिंदी का कोई वाक्य लिखा हो, या हिंदी या कई और अन्य भाषा में कोई वाक्य लिखा हो और उसका हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, या फिर कोई बात इंग्लिश में कोई वाक्य लिखा हो और उसे हमें समझना है किसी अन्य भाषा में उसको ट्रांसलेट करके, तो किसके माध्यम से किया जा सकता है? तो टेंसेस के माध्यम से ही किया जा सकता है।
टेंस का ज्ञान होने पर ही हमें यह पता चलता है कि इंग्लिश में जो लिखा गया है वो अभी प्रेजेंट की, वर्तमान की बात है, या फिर वो पास्ट की अर्थात कि जो गुजर गया उस समय की बात है, या आने वाले समय की बात है। कहानी किस समय की है वो समझ आती है हमको टेंसेस के माध्यम से ही, ठीक है ना। तो टेंस हमारी ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक भाग है, और इस प्रकार से उसको हमें समझने के लिए, अर्थात ये समझिए कि टेंस का अर्थ होता है काल। क्या होता अर्थ होता है दोस्तों? काल। टेंस का अर्थ होता है काल। काल अर्थात कि कौन सा काल? यमराज वाला काल नहीं, समय काल, है ना, समय काल। तो समय काल, और ये काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। बिल्कुल एकदम जीरो से सुनते चलिएगा। ये जो टेंस होते हैं, ये जो काल होते हैं, 3 भागों में बांटे गए हैं, और बिल्कुल बांटे जाना चाहिए। जब अभी देखिए समझिएगा, आप लोग खुद समझेंगे कि हाँ 3 भाग में जरूरी है। देखिए, एक समय काल तो वो होता है जो अभी वर्तमान में चल रहा है, अर्थात कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप मुझसे पढ़ रहे हैं। तो ये कौन सा समय है दोस्तों? तो ये वर्तमान का समय है ना। कौन सा है? वर्तमान का समय है। तो इस वर्तमान के समय को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। वर्तमान, प्रेजेंट टेंस अर्थात कि काल, वर्तमान काल अर्थात प्रेजेंट टेंस। क्लियर है? इसके बाद में एक समय वो होता है जब मैंने आपको इससे पहले वाले सेशन पढ़ाए थे, या कल का सेशन मैंने आपसे लिया, तो कल जो सेशन लिया था वो आज हमारे लिए क्या हो चुका है? बताइए मुझे। कल जो आपने क्लास अटेंड की थी वो आज अगर हम सोचे तो वो कल वाली क्लास हमारे लिए क्या थी? तो वो जो समय गुजर गया उस समय की बात थी, या उस समय का सेशन था। तो गुजरे हुए समय को हम कहते हैं भूतकाल। क्या कहते हैं? भूतकाल। और इसी भूतकाल को अंग्रेजी में कहा जाता है पास्ट टेंस। ठीक है ना। 2 प्रकार के समय हो गए, और एक समय होता है जो कभी अभी तक हमने या किसी ने भी देखा नहीं है। जैसा मैंने आपसे कहा कि मैं कल आपको फ्यूचर टेंस, माफ कीजिएगा, पास्ट टेंस की क्लास लूंगा। कल मैं आपको इसका अगला वाला पार्ट पढ़ाऊंगा, पास्ट टेंस पढ़ाऊंगा, है ना। तो कल पढ़ाऊंगा, क्या पता कल कोई ऐसी घटना हो जाए कि कल क्लास ही ना ले पाए। कुछ कंफर्म है क्या? नहीं है। तो कल किसी ने देखा है? नहीं देखा। तो जिसको किसी ने नहीं देखा उसको हम बोलते हैं भविष्यकाल। क्या बोलते हैं? भविष्यकाल। और इसी भविष्यकाल को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? फ्यूचर टेंस। ध्यान से सुनते चलिएगा, मैंने पहले ही बोला सेशन थोड़ा लंबा होगा, लेकिन अगर बीच में आपने ब्रेक लिया ना, थोड़ा सा भी अगर फोकस भटका दिया, तो दोस्तों कॉम्प्लेक्स आपके मस्तिष्क में आ जाएगा और कुछ भी समझ नहीं आएगा, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। सिर्फ इस सेशन में नहीं, दुनिया में कहीं भी चले जाइएगा आप, टेंस का रूल यही है कि एक पार्ट, जैसे कि अगर मैं आज आपके लिए प्रेजेंट टेंस को लेकर आया हूं, वर्तमान काल को लेकर के आया हूं, इसको समझाने वाला हूं, तो एक ही साथ में इसको समझ लीजिए, एक ही साथ फोकस्ड होकर समझ लीजिए, आपका काम बन जाएगा, आपको पूरा समझ आएगा। और एक टेंस अगर समझ आ गया ना, तो बाकी पास्ट या फ्यूचर अपने आप समझ आएंगे, क्योंकि ये सब आपस में कनेक्टेड एक दूसरे से। चलिए, यहां तक की कहानी आई, तीनों काल की समझ आया ना। अब कहानी ये है, देखिए कि आज अगर हम अपने जीवन काल को देखें, अर्थात हमारे जीवन समय को देखें, तो हमारा समय भी तो 3 ही भागों में बटा हुआ है ना। एक तो जो चल रहा है उसमें बटेगा, और एक जो गुजर गया, जो हम जिसे हम इतिहास बोलते हैं, एक वो भाग होगा, और एक आने वाला भाग होगा। इसके अलावा चौथा कोई हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, 3 भाग होंगे। तो इसीलिए हमने टेंसेस को भी 3 भागों में बांटा है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। क्लियर है? अब यहां कहने का अर्थ यह है, अब कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, तो अब आपको देखने को मिलेगा कि प्रेजेंट टेंस हो या पास्ट टेंस हो या फ्यूचर टेंस, तीनों जो समय काल है, इन तीनों समय कालों के भी उपभाग होते हैं। कितने? 4 उपभाग होते हैं। जी हां, 4 उपभाग होते हैं। कौन कौन से 4 उपभाग होते हैं? एक होता है इंडेफिनिट टेंस। क्या होता है? इंडेफिनिट फॉर्म। एक होता है इंडेफिनिट, नाम याद रख लीजिएगा। प्रत्येक टेंस के 4 उपभाग होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या हो जाएगा? इंडेफिनिट फॉर्म, कंटिन्यूअस फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म और परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म। ध्यान रखिएगा, मैं एक एक को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं, बस सुनते चलिए आप लोग, सिर्फ ध्यान से सुनते चलिएगा, कुछ भी नोट डाउन नहीं करना है। अभी आपको कुछ भी नोट डाउन नहीं करना, एक बार सेशन को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद पीडीएफ को डाउनलोड करना। फिर भी समझ नहीं आए तो एक बार और लेक्चर को चला करके फिर अपनी नोटबुक सामने लेकर बैठ जाइएगा, फिर जो आपको नोट डाउन करना वो कर लीजिए, पर एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा, ये पूरा आपके जहन में उतार दूंगा, मैं पूरा अच्छे से याद करवा दूंगा आप लोगों को, ठीक है ना। देखिए,
तो यहां पर कहने का अर्थ हुआ कि तीनों जो समय काल है हमारे प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर टेंस, प्रत्येक के चार उपभाग होते हैं, प्रत्येक के चार, जो को हमको पढ़ना भी है। चार उपभाग होते हैं, इंडेफिनिट, एक इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है ना, चार भाग होंगे। अब कहानी यहां पर उलझ जाती है जब आपके मस्तिष्क में कॉम्प्लेक्स आता। कब आता है ये, कि ये समझ आता है कि प्रत्येक टेंस के चार उपभाग होते हैं, लेकिन इन चार उपभागों के भी चार चार भाग होते हैं, चार चार टाइप होते हैं। अब इस कंफ्यूजन को कैसे खत्म करोगे, तो ऐसे करो, देखिए काल जो है हमारा समय काल, इसके भाग होते हैं कितने, तीन। कितने भाग होते हैं, तीन भाग होते हैं, जो कि मैंने आपको ये बताया, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और इन तीनों के उपभाग होते हैं चार। क्या होते हैं, उपभाग, है ना, उपभाग होंगे। उपभाग कितने होंगे, चार उपभाग होंगे, चार चार उपभाग होंगे तीनों के। ठीक है, और इन चारों उपभागों के प्रकार होंगे चार। चार प्रकार होंगे, इनकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी इनको पूरा दिमाग में क्लियर रखने के लिए, है ना, ये आवश्यक है, ये आपको बताना आवश्यक है। ठीक है ना, तो प्रत्येक काल के तीन भाग होंगे, उनके चार उपभाग होंगे और चार चार प्रकार होंगे। जैसे कि इंडेफिनिट की अगर हम बात करें तो इंडेफिनिट टेंस के भी या इंडेफिनिट फॉर्म के चार प्रकार होंगे। कौन कौन से होंगे, एक होगा अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा होगा नेगेटिव, तीसरा होगा इंट्रोगेटिव और एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इंडेफिनिट जो फॉर्म है उसके चार प्रकार होंगे, अर्थात कि इस इंडेफिनिट फॉर्म के अंदर चार प्रकार से बातें कही जा सकती है। क्या इतनी बात समझ आई? ठीक है ना, तो अब हम जो सेशन स्टार्ट करने वाले हैं वो करेंगे इंडेफिनिट फॉर्म से। कहां से, इंडेफिनिट फॉर्म से। तो प्रेजेंट टेंस को पहले लेंगे, प्रेजेंट टेंस के इंडेफिनिट फॉर्म को लेंगे, उसके बाद कंटिन्यूअस, फिर परफेक्ट और फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस। और प्रत्येक इस फॉर्म के अंदर भी हम इन चारों चार प्रकारों को देखेंगे, इसीलिए मैंने बोला सेशन थोड़ा लंबा जाएगा आज का। ठीक है ना, चलिए, तो अब अगली कहानी आती है प्रेजेंट। हमने सबसे पहले कौन सा टेंस लिया दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। फिर से पीछे जाके जब बता देता हूं आपको। प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस की कौन सी फॉर्म ली हमने, इंडेफिनिट फॉर्म। ठीक है, प्रेजेंट टेंस की इंडेफिनिट फॉर्म को पहले ले रहे हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको नाम दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस। ठीक है, और जैसा मैंने आपको बताया कि प्रत्येक इंडेफिनिट फॉर्म के, या कंटिन्यूअस हो या परफेक्ट हो या परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म हो, प्रत्येक फॉर्म के चार चार प्रकार होते हैं, चार चार टाइप होते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के भी चार टाइप है। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव और चौथा नेगेटिव इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव। क्लियर है? अब इसमें क्या है, इसका सामान्य सा अर्थ क्या हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। एफर्मेटिव मतलब क्या हुआ, हिंदी में इसको हम बोलेंगे सकारात्मक। सकारात्मक सेंटेंस या सकारात्मक वाक्य, जहां पर हम सकारात्मक वाक्य का इस्तेमाल करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नकारात्मक बात होगी, किसी भी कार्य को करने से मना करने के लिए, है ना, ये नकारात्मक वाक्य हो जाएगा। ये इंट्रोगेटिव में क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रश्न पूछा जाता है ना। जैसे आप मुझसे भी कमेंट कर पूछ सकते हैं, सर कल क्या क्लास कंटिन्यू रहेगी। हालांकि ये फ्यूचर में जा रहा है, लेकिन क्या आप, चलिए आज के लिए पूछ सकते हैं कि सर आप आज जो है ज्योग्राफी की क्लास लेंगे, क्या आप ज्योग्राफी पढ़ाते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया ना, ये क्वेश्चन आपसे इंट्रोगेटिव में किया जाता है। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का मतलब ये होता है दोस्तों, जिसमें क्वेश्चन करके मना किया जाता है। और एक एक का एग्जांपल में बहुत सुंदर तरीके से मैं आप लोगों को अंदर देने वाला हूं, बस ध्यान से सुनते समझते चलिएगा। देखिए सबसे पहले हमने इंडेफिनिट फॉर्म के पहले प्रकार को लिया है। और पहला प्रकार कौन सा था, पहला प्रकार कौन सा दोस्तों, एफर्मेटिव सेंटेंस। तो इस पर हम अच्छे डिटेल में बात करने वाले हैं। अभी तक का मुझे बताइए, क्या यहां तक तो कोई डाउट नहीं है ना, यहां तक तो पूरा क्लियर है ना आप लोगों का? जल्दी से बताइए मुझे, कोई डाउट यहां तक नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे, थोड़ी सेशन लंबा जरूर जाएगा, लेकिन पूरा मैं प्रेजेंट टेंस तो पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही छोड़ने वाले हैं इसको। चलिए, तो पहला हमने टाइप लिया सिंपल प्रेजेंट या इंडेफिनिट टेंस।
अब ध्यान दीजिएगा, इंडेफिनिट टेंस को जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोला, इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसी सिंपल प्रेजेंट टेंस को ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोला जाता है। क्लियर है? और इस वाले भाग की पहचान है जब वाक्य के लास्ट में ता है, ती है, ते है आदि आते हैं। जैसे क्या करता है, करती है या करते हैं, इस प्रकार के जहां पर वाक्य के अंत में आते हैं। जैसे अभी आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे, क्या आप जियोग्राफी पढ़ाते हैं, क्या आप रोज क्लास लेते हैं, क्या आप स्टडी का टीचिंग के लिए कोई चार्ज लेते हैं, क्या आप यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, क्या आपकी कोई अन्य ऐप भी है। तो ये सब क्या है दोस्तों, जहां पर भी वाक्य के लास्ट में ता है, ती है आ रहे हैं, वो सब के सब सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान है। किसकी? सिंपल प्रेजेंट टेंस की। अभी कंफ्यूजन में माथा मत पकड़िएगा, अगर समझ नहीं आ रहा तो अभी जब आप फॉर्मूले को देखेंगे, पूरा समझेंगे ना स्लाइड को, अपने आप समझ आएगा मैं क्या बोलना चाहता हूं। देखिए, अब जैसा मैंने बताया था कि इंडेफिनिट जो टेंस होता है, इसके 4 प्रकार होते हैं। उन 4 प्रकारों में से हमने पहला प्रकार लिया है एफर्मेटिव सेंटेंस का, मतलब सकारात्मक वाक्य का। तो इस सिंपल प्रेजेंट के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे सकारात्मक वाक्यों की। तो ये सकारात्मक वाक्य बनाने के लिए एक सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, एक सूत्र होता है, और वो सिंपल सा फॉर्मूला ये होता है जिसमें सिर्फ सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, कर्ता, क्रिया, कर्म, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आपने कई बार सुना होगा कर्ता, क्रिया, कर्म। तो कर्ता हम बोलते हैं सब्जेक्ट को, क्रिया बोलते हैं वर्ब को, और कर्म बोलते हैं ऑब्जेक्ट को। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला आपका सिंपल प्रेजेंट में लगेगा कोई भी वाक्य बनाने के लिए। अर्थात ये जब आप किसी भी ऐसी बात को लिखना चाहते हैं इंग्लिश में जिसके आखिरी में ता है, ती है आते हैं, मतलब वो कहानी पूरी प्रेजेंट समय की है, तो उसको लिखने के लिए आपको इस फॉर्मूले का प्रयोग करना पड़ेगा। एक छोटा सा ध्यान यहां पर ये रखना पड़ेगा, ये वाक्य बनाते वक्त मैंने पिछले सेशन में आपको बताया था सिंगुलर और प्लूरल के बारे में, एक वचन और बहुवचन के बारे में। तो एक वचन अर्थात कि जब सिंगुलर की बात आती है, सिंगुलर कौन कौन होते हैं, सिंगुलर कौन कौन होते हैं, है ना, ही, शी, इट, या कोई एक सिंगल नाम। जब आप किसी का नाम लेकर कोई बात कहते हैं वर्तमान में, तो वो भी सिंगुलर होगा, मतलब एक व्यक्ति के लिए हम उस बात का, उस वाक्य का प्रयोग कर रहे हैं। अगर ही का इस्तेमाल करते हैं, ही का अर्थ होता है वह, तो यहां पर भी ये सिंगुलर होगा। शी अर्थात कि गर्ल्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वह, इट या किसी वस्तु के लिए इस्तेमाल करते हैं इट को, तो ये सब सिंगुलर है। ध्यान रहे आपको, ही, शी, इट और नेम, ये सब सिंगुलर नेम है, ये सब सिंगुलर क्या है, सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट है ना, सबके सब सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। और वर्ब के आगे एक लगा हुआ है, वर्ब के आगे, तो वर्ब का आगे एक लगा होने का मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मैंने आपको पिछले सेशनों में बताया था, वर्ब के 4 फॉर्म के बारे में बताया था, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म, जिसमें फोर्थ फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है। फर्स्ट वाली फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देंगे तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन जाता है। बताया था ना, याद आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो जब कहानी ऐसी आती हो, जब ही, शी, इट और नेम अर्थात कि जब एक वचन की कहानी हो, एक वचन वाला वाक्य हो, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, वर्ब के साथ एस या ईएस जोड़ देना है, एस या ईएस जोड़ देना है इस फॉर्मूले में। देखिए, सब्जेक्ट आप हूबहू रख देंगे, ही, शी, इट जो भी हो। वर्ब जब यूज करेंगे तो वर्ब आप पूरी यूज करेंगे, वर्ब के साथ में आप एस या ई एस लगा देंगे, एस या ई एस लगा देंगे, और आगे जो कहानी है पूरी लिख देंगे, मतलब ऑब्जेक्ट जो कर्म है उसका पूरा लिख देंगे, एग्जाम ना। और इसी प्रकार से अगर वाक्य प्लूरल के लिए हो, बहुवचन के लिए हो, तो बहुवचन कौन कौन होते जरा ध्यान रहे। बहुवचन में आई बहुवचन में आएगा, आई, दे, यू, वी और नेम। नेम मतलब नेम्स, एस लगा हुआ लास्ट में ना। जब एक से ज्यादा नाम आते हो तो वो बहुवचन में आ जाएगा। एक से ज्यादा नाम आएंगे तो एक सिंगल नाम आएगा तो वो एक वचन होगा, एक से ज्यादा नाम आएंगे तो वो बहुवचन में होगा। तो इसी प्रकार से आई, दे, यू, वी और नेम्स, ये सब बहुवचन में। और जब बहुवचन वाली कहानी हो या वाक्य हो तो हम एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो यहां बहुवचन में एस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा, सिर्फ सिंगुलर में एक वचन में ही एस या ईएस का प्रयोग होगा, ठीक है। मैं एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, जरा देखिए, कुछ मैंने वाक्य बना करके लाया हूं आप लोगों के एग्जांपल के लिए। कहा जा रहा है कि रिया फुटबॉल खेलती है, हिंदी में रिया फुटबॉल खेलती है। तो रिया क्या है यहां पर दोस्तों, तो रिया सब्जेक्ट है, रिया सब्जेक्ट है। अब रिया कितने नाम है, कितनों के नाम है, एक अकेली गर्ल्स का नाम है,
एक अकेली लड़की का नाम है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये सिंगुलर हो जाएगा। अब सिंगुलर हुआ तो दिमाग में क्लिक होना चाहिए, सिंगुलर है, एस या ईएस का प्रयोग होगा। लास्ट में ता है ती है आ रहा है क्या, जी हां। बाकी के आखिरी में ती है आया है, मतलब ये सिंपल प्रेजेंट की पहचान है। ती है आया है तो सिंपल प्रेजेंट की पहचान है, और सिंपल प्रेजेंट की पहचान है। दूसरी बात आपको क्या ढूंढना है कि ये बहुवचन है या एक वचन है, तो यहां पर सिर्फ एक नाम आया है रिया, तो इसलिए ये क्या है, एक वचन है। तो अब आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला सिंपल है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट है, सिर्फ यहां पर रिया एक वचन है, इसलिए वर्ब के साथ में हमें एस या ईएस लगाना है। तो अब बिल्कुल फॉर्मूले के हिसाब से पुट कर दीजिए। सब्जेक्ट है, पहले सब्जेक्ट रख दीजिए, सब्जेक्ट क्या है, रिया है, हमने रिया रख दी, ठीक है ना। वर्ब क्या है दोस्तों, वर्ब यहां पर खेलना हो जाएगा, खेलती है, फुटबॉल खेलती है, तो खेलना क्रिया जो होती है वो वर्ब कहलाती है। तो वर्ब खेलना, और खेलने को इंग्लिश में क्या कहेंगे, प्ले, क्या कहेंगे, प्ले, तो हमने यहां प्ले रखा। अब चूंकि ये एक वचन है इसलिए एस या ईएस लगाना कंपलसरी है, तो वाई के बाद में एस का प्रयोग करेंगे, तो प्ले की जगह क्या हो जाएगा, प्लेस, ठीक है ना। प्ले के स्थान पर क्या हो जाएगा, प्लेस। और फुटबॉल क्या है, आपका कर्म है जो उसके द्वारा किया जा रहा है, तो लास्ट में फुटबॉल रख देंगे, फुटबॉल। तो पूरा सेंटेंस आपका बन गया, रिया प्लेस फुटबॉल, रिया फुटबॉल खेलती है, सिंपल सेंटेंस हुआ। एक दूसरा एग्जांपल लीजिए, हमने दूसरा एक वचन उठाया, ही टेक्स एक्सरसाइज, क्या वह व्यायाम करता है, वह व्यायाम करता है। तो वह क्या है दोस्तों, यहां पर वह का को क्या बोलेंगे हम, बॉय के लिए प्रयोग होगा तो ही बोलेंगे, गर्ल्स के लिए होगा तो शी बोलेंगे। तो यहां पर हमने ही लिखा, और इसका वर्ब क्या है इसकी, तो व्यायाम करना है, व्यायाम करना है, इसलिए तो व्यायाम करने को क्या कहेंगे, टेक कहेंगे, टेक कहेंगे, ठीक है ना। और ईएस का प्रयोग यहां कर दिया, टेक्स एक्सरसाइज, क्लियर है। तो ही टेक्स एक्सरसाइज, तो ये सिंपल वाक्य के द्वारा आप इसको समझ सकते हैं। एक और एग्जांपल है, सूर्य पूर्व में उदित होता है, लास्ट में ता है आया, ठीक है, तो ये सिंपल प्रेजेंट की पहचान है, सूर्य पूर्व में उदित होता है। तो सूर्य यहां पर आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। अब सब्जेक्ट चूंकि एक वचन है, एक वचन है ना, एक ही है, तो लिखेंगे द सन। यहां पर दोस्तों थोड़ा मिसप्रिंट हुआ, ये सम नहीं है, सन है, ये है ना, सन है, ठीक कर लीजिएगा इसको, द सन। और यहां उदित होना, यहां पर वर्ब है आपकी, तो उदित होना वर्ब है, उदय होना वर्ब है, उदय होने को हम क्या बोलते हैं, राइस बोलते हैं ना, तो राइस, और एक वचन है इसलिए ईएस का प्रयोग हो जाएगा, राइसेस इन द ईस्ट, ठीक है। तो सन राइसेस इन द ईस्ट। तो इस तरह से आप हिंदी वाक्यों को भी अंग्रेजी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अंग्रेजी के वाक्यों को हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं टेंसेस की सहायता से। इसके अलावा एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, एग्जाम्पल में सभी का मैंने प्रयोग किया, जैसे आई के साथ यहां प्रयोग आया है, आई वांट टी, ये आई क्या है दोस्तों, मैंने बताया था आपको, ये प्लूरल है, ये सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। और जब प्लूरल का प्रयोग होगा तो वर्ब के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा, ध्यान रहे, एस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा। मुझे चाय चाहिए, ठीक है ना, तो आई वांट टी। उसी प्रकार से सलीम स्कोल्ड मी, समी स्कोल्ड मी, समी स्कोल्ड मी। अब देखिए सलीम एक सिंगल नाम आ रहा है, मतलब एक वचन है, स्कोल्ड के साथ में एस या ईएस जुड़ेगा, एस या ईएस जुड़ेगा, एस लगाया हमने, स्कोल्ड सो हो गया, मी सलीम मुझे डांटता है। उसी प्रकार से दे जो कि बहुवचन है, यहां पर एस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा, तो दे वर्शिप गॉड, वे भगवान की पूजा करते थे। उसी प्रकार से यू रीड बुक्स, तुम किताबें पढ़ते हो, ठीक है, तो यू क्या है, बहुवचन है, इसलिए एस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा वर्ब के साथ। रानी एंड रोहन, देखिए दो नाम आ चुके हैं, दो नाम आ चुके, रानी एंड रोहन, तो ये क्या बहुवचन बन चुके हैं। एक नाम होता तो एक वचन होता, सिंगुलर होता, लेकिन दो नाम आने के कारण ये प्लूरल बन चुका है, इसलिए यहां पर भी quarrel में, झगड़ने में, इसमें एस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा। क्या इतनी बात समझ आई, यहां तक की कहानी क्लियर है क्या। सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट की कहानी में एफर्मेटिव सेंटेंस वाली कहानी क्लियर है क्या दोस्तों। सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, कर्ता क्रिया कर्म, बस इतना ध्यान रखना है कि एक वचन है तो क्रिया के साथ अर्थात कि वर्ब के साथ में आपको एस या ईएस का प्रयोग करना है, और बहुवचन है तो बिल्कुल इस कोई एस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा। सेम टू सेम फॉर्मूला पुट कर देंगे, सबसे पहले कर्ता को उठाएंगे, फिर उसके बाद क्रिया को उठाएंगे, फिर कर्म को उठाएंगे, अर्थात सबसे पहले सब्जेक्ट को, फिर वर्ब को, और वर्ब के भी पहले फॉर्म को, फर्स्ट फॉर्म को, और लास्ट में ऑब्जेक्ट को। इसी प्रकार से आपका वाक्य कंप्लीट हो जाएगा। इतनी बात समझ आई, यहां तक की कहानी समझ है ना। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं इसके दूसरे प्रकार पर। प्रेजेंट का, प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो दूसरा प्रकार है वो कौन सा है, नेगेटिव वाला। नेगेटिव की पहचान सिंपल सी है,
जिसमें ता है ती है तो आएंगे लास्ट में, ये तो पक्का, ये क्योंकि ये तो सिंपल प्रेजेंट की पहचान है। लेकिन उस ता है ती है में नहीं जरूर आएगा, नहीं जरूर आएगा। और जिस वाक्य में नहीं का प्रयोग होता हो, नो, नॉट, है ना, इसका प्रयोग होता हो, उसे हम नकारात्मक वाक्य कहेंगे, अर्थात कि नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे। इस नेगेटिव सेंटेंस का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, बिल्कुल फॉर्मूला वही चला आएगा, बस बीच में कुछ जोड़ दिया जाएगा, कुछ हटा दिया जाएगा, कुछ जोड़ दिया जाएगा, कुछ हटा दिया जाएगा, यही चलने वाला पूरा सिंपल टेंस में। ठीक है, इसका फॉर्मूला देखिए, एग्जाम्पल, आई डोंट वॉच टीवी, मैं टीवी नहीं देखता हूं। देखिए ता है आया लास्ट में, लेकिन नहीं साथ में जुड़ चुका है, नहीं मना करने का ये सेंटेंस होगा। देखिए इसमें रूल क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट लेंगे, बस यहां पर नकारात्मक वाक्य में अब सब्जेक्ट के साथ में एक हेल्पिंग वर्ब और जुड़ जाएगी, वर्ब के अलावा हेल्पिंग वर्ब। और मैंने आपको बताया अच्छे से, पिछले वाले सेशन में बहुत अच्छे से समझाया था, हेल्पिंग वर्ब के बारे में आपको बहुत अच्छे से बताया था, वर्ब के बारे में भी समझाया, हेल्पिंग वर्ब के बारे में भी समझाया था आपको, है ना। तो इस फॉर्मूले में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी और फिर नोट आएगा, है ना। तो यहां पर क्या दो नई चीज जुड़ चुकी है, हेल्पिंग वर्ब और नोट मात्र जुड़ा है, बाकी सब सेम है। देखिए ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। एफर्मेटिव सेंटेंस वाला जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला है, बस इसमें सब्जेक्ट के बाद में दो बातें जोड़ दी गई है, हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट, हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट जोड़ दिया, बाकी सब सेम टू सेम है, ठीक है ना। अब यहां पर एक नई चीज देखने को मिली है आपको, हेल्पिंग वर्ब, और यहां पर हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी, डू और डज, क्या होगी, डू और डज, है ना। तो अब यहां ध्यान दीजिएगा, जब आप इससे पहले वाले सेंटेंस में देख रहे थे कि एक वचन होगा तो हम एस या ईएस लगाएंगे और बहुवचन होगा तो एस या ईएस नहीं लगाएंगे, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, इस केस में दोनों के लिए अलग अलग दे दिए गए हैं। हेल्पिंग वर्ब दो दी गई है, डू और डज। कहा गया है कि जब वाक्य सिंगुलर हो, एक वचन हो, तो आप डज का प्रयोग करेंगे, और जब वाक्य बहुवचन हो तो आप डू का प्रयोग करेंगे, दैट्स ऑल, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। एग्जाम्पल के साथ समझिए, जैसे सिंगुलर अगर आपका वाक्य हुआ तो हेल्पिंग वर्ब के साथ डज का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल दिया गया, देखिए, ही डज नॉट, देखिए ही, यहां पे हेल्पिंग वर्ब में क्या लेंगे, डज लेंगे और सीधा नोट लगा देंगे, बाकी सेम टू सेम रहेगा, ठीक है ना। तो ही डज नॉट, शी डज नॉट, इट डज नॉट, मेरे पीछे इट डज नॉट, रानी डज नॉट, हो रहा है ना, क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर एक वचन के साथ में डज नॉट का प्रयोग करेंगे, और उसी तरह से जब बहुवचन की बात आएगी तो बहुवचन के साथ में डू नॉट का प्रयोग करेंगे। बहुवचन आपको सब बता चुका हूं मैं, ठीक है ना, ही शी इट, और नेम क्या है, एक वचन है। बहुवचन की बात करें तो आई यू दे वी, और कोई एक से ज्यादा नाम होंगे तो वो बहुवचन होंगे, तो बहुवचन के साथ में डू नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है, डू नॉट का प्रयोग। आइए कुछ एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, कुछ एग्जांपल लीजिए। देखिए एक तरफ है सिंगुलर और एक तरफ है प्लूरल, दोनों को साथ चलने देते हैं। देखिए आई डोंट टेक ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता नहीं करता हूं, नहीं आया बीच में, लास्ट में ता भी आ रहा है, ठीक है, ता है, मैं नाश्ता नहीं करता हूं, तो क्या लिखेंगे, आई, मैं मतलब पहले सब्जेक्ट को लेंगे, सब्जेक्ट क्या है, आई है यहां पर, मैं अर्थात कि आई, क्लियर है। नाश्ता करना, ठीक है, तो नहीं करना, तो क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब चूंकि ये एक वचन है या बहुवचन है, तो ये बहुवचन है, इसलिए क्या यूज करेंगे, डू करेंगे, डू यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब में, डू, है ना। और ये नोट का शॉर्ट फॉर्म होता है एन, है ना, डंट, ठीक है, तो डोंट बोलेंगे इसको। तो यहां पर नोट भी लिखेंगे, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आई डू नॉट भी लिख सकते हो आप लोग, इस शॉर्ट में लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको। तो यहां पर सब्जेक्ट आपका आई आ रहा है, अर्थात कि आई, है ना, और यहां पर आपको हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करनी है, डू यूज करना है, क्योंकि ये बहुवचन है। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट यूज करना है, बाकी फिर सब वर्ब, और लास्ट में जो भी उसके कर्म होगा, अर्थात कि ऑब्जेक्ट होगा, उसका यूज करेंगे। जैसे आई, मे के स्थान पर आई आएगा, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब डू नॉट आएगी, डू नॉट, ठीक है, और उसके बाद वर्ब यूज करेंगे, वर्ब क्या है, नाश्ता करना, मतलब कि टेक और ब्रेकफास्ट, ठीक है। अब इसी को प्लूरल के साथ यूज करें, प्लूरल के साथ यूज करें, ओ हो दोस्तों एक बात ध्यान रहे, यहां पर सिंगुलर और प्लूरल ये दोनों है ना, मिस प्रिंट इधर का उधर हो चुका है, एक्चुअल में ये प्लूरल वाला पार्ट है, ठीक है, और ये सिंगुलर वाला पार्ट है। पढ़ते वक्त विशेष ध्यान देना, है ना, पढ़ते वक्त ध्यान देना, ठीक है, ऐसी गलतियां हो जाती है कभी कभी।
तो ये इधर वाला जो हिस्सा है ये आपका प्लूरल मतलब कि बहुवचन वाला है, और इधर वाला जो है आपका ये एक वचन वाला है, सिंगुलर वाला है। ठीक है, तो प्लूरल में देखा आपने, प्लूरल में आई प्लूरल है, इसलिए यहां पर डू का प्रयोग करेंगे, डू नॉट का, और बाद में सेम टू सेम रख देंगे बिल्कुल वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट है वो। ठीक है, वर्ब यहां पर टेक है और ब्रेकफास्ट उसका ऑब्जेक्ट है। सिंगुलर में बात करेंगे तो वह नाश्ता नहीं करता है, तो वह यहां पर क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट है, मतलब करता है तो ही, और ही के साथ में क्या यूज करेंगे सिंगुलर के साथ में, डज नॉट, है ना। तो डज नॉट लिखा, उसके बाद डज नॉट लिख दिया, डजंट उसको शॉर्ट में हम डजंट बोलते हैं, और इसके बाद वर्ब लिखेंगे टेक, और लास्ट में कर्म उसका ब्रेकफास्ट। दूसरा एग्जांपल लीजिए, तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, तुम मुझे पसंद नहीं करते हो। अब इसको हमें इंग्लिश में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तुम क्या है, सब्जेक्ट है, लिख दिया यू, और यू चूंकि बहुवचन है इसलिए हम यहां पर डू नॉट का प्रयोग करेंगे, डू नॉट यू, डू नॉट यू, डू नॉट, और क्या है यहां पर वर्ब क्या आ रही दोस्तों, पसंद करना। ठीक है, तो पसंद करने को क्या बोलेंगे, लाइक, और बाकी कर्म क्या है, मी। ठीक है, तो कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा यू डोंट लाइक मी। शॉर्ट में बोलेंगे डोंट लाइक, लेकिन डिटेल में बोलेंगे तो यू डू नॉट लाइक मी। क्लियर है। इसी प्रकार से अगर आप सिंगुलर में यूज करें तो सिंगुलर में सी डजंट लाइक मी, वह मुझे पसंद नहीं करती है। क्लियर है। नेक्स्ट सेंटेंस में भी आप एग्जांपल देख सकते हैं, चिल्ड्रन डोंट प्ले मिस्चीफ, बच्चे मस्ती नहीं करते हैं, या चाइल्ड, है ना, यहाँ चिल्ड्रन आ रहा था मतलब बहुत सारे बच्चे, इसलिए प्लूरल बन गया था, और यहाँ पर सिंगल बच्चे की बात हो रही है, चाइल्ड डजंट प्ले मिस्चीफ। हो पा रहा है, क्लियर है ना। तो एक तरफ बहुवचन वाली कहानी है, एक तरफ सिंगुलर वाली कहानी है ना। यहां तक में फॉर्मूला मेरा समझाने का मेन मकसद था, मेन मोटिव मेरा फॉर्मूला समझाने था। फॉर्मूला मेरे हिसाब से आपके मस्तिष्क में अब फिट हो चुका है। ठीक है, मैं फिर से रिवाइज करवा रहा हूं। सिंपल प्रेजेंट के अंतर्गत एफर्मेटिव सेंटेंस में एक फॉर्मूला है सिंपल सा, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेगेटिव यूज करते हैं, तो नेगेटिव में सिर्फ एक बातें जुड़ जाती है, एक हेल्पिंग वर्ब जुड़ जाता है जिसमें डू और डज होता है हेल्पिंग वर्ब, और नॉट जुड़ जाता है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब जहां पर एक वचन होगा वहां पर हम डज का प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब में डज और नॉट को जोड़ देंगे साथ में, डज नॉट, और जहां बहुवचन होगा वहां डू नॉट का प्रयोग करेंगे। इसी के साथ में आपका ये पूरा नेगेटिव सेंटेंस वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। उसी प्रकार से अब इंट्रोगेटिव पर बात करें तो दोस्तों इंट्रोगेटिव, ठीक है, अब ये है तो सिंपल प्रेजेंट ही ना, पहचान तो ता है ती है ही आएगा, वाक्य के आखिरी में ता है ती है आना चाहिए, लेकिन इसकी पहचान क्या है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से, क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन मार्क होगा प्रत्येक सेंटेंस के पीछे, प्रत्येक वाक्य के पीछे। डू यू गो टू मार्केट, क्या तुम बाजार जाते हो। क्लियर है। डू यू टीच मी, क्या तुम मुझे पढ़ाते हो। क्लियर है। तो यहां पर इसका रूल होगा, यहां पर भी वही हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब यहां दोस्तों देखिए, जहां दिमाग में कचरा मत रखिएगा, नेगेटिव सेंटेंस जो अभी हमने देखा ना, उस नेगेटिव सेंटेंस में से नोट को हटा दीजिए, बाहर कर दीजिए। अब क्या बचेगा आपका, तो अब आपका सब्जेक्ट बचेगा, हेल्पिंग वर्ब बचेगी, वर्ब बचेगी और ऑब्जेक्ट बचा। ठीक है, अब उसमें भी क्या करना है आपको, जो हेल्पिंग वर्ब थी डू और डज, उसको उठा करके सबसे आगे ले आइए। सबसे आगे बोले तो सब्जेक्ट से पहले। आई बात समझ। अभी तक सबसे पहले कौन राज कर रहा था, सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट आया था। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जब बात करेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य की जब बात करेंगे, चाहे वो प्रेजेंट टेंस में हो, चाहे वो पास्ट टेंस में हो, चाहे वो फ्यूचर टेंस में हो, हमेशा हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद में ही सब्जेक्ट आएगा। क्यों, क्योंकि हर एक वाक्य में यह कहा जा रहा था कि वह मुझे पसंद नहीं करती है, वह मुझे पसंद करती है या नहीं करती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कर्ता का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन इसमें सबसे पहले हम क्या का प्रयोग करेंगे, क्या वह मुझे पसंद करता है, करती है, क्या। तो सब्जेक्ट से पहले हमने क्या का प्रयोग किया, क्या, और क्या क्या होता है, क्वेश्चन मार्क होता है ना। तो इसीलिए हेल्पिंग वर्ब को हमने सबसे पहले लेकर के आएंगे। हेल्पिंग वर्ब जैसे ही हम सब्जेक्ट के आगे लगाएंगे, आखिरी में जाकर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, अपने आप क्वेश्चन बन जाएगा वो, और कुछ भी नहीं है, सिंपल सा। देखिए, हेल्पिंग वर्ब को हमने उठाया, आगे कर दिया, ठीक है, नोट को हटा दिया क्योंकि नहीं का काम ही नहीं है यहां पर, है ना। तो हेल्पिंग वर्ब को उठाकर आगे कर दिया, सब्जेक्ट से पहले लगा दिया, बाकी फॉर्मूला सेम है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या है, डू डज, सिंगुलर होगा तो डज का प्रयोग, प्लूरल होगा तो डू का प्रयोग, और वही सब कुछ सेम टू सेम, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगी। ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। डू यू गो फॉर वॉक डेली,
डू यू गो फॉर वॉक डेली। अब देख कैसे बनाए सेंटेंस को भाई, हमने कह रहा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्या जा रहा है कि क्या तुम रोज घूमने जाते हो, तो सबसे पहले मैंने बोला हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू और डज है, तो इन दोनों में से क्या लेंगे हम। अब चूंकि पहले सेंटेंस को पढ़िए कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है, तो तुम का प्रयोग हो रहा है, तुम मतलब कि यू का प्रयोग हो रहा है, यू का प्रयोग हो रहा है, तो चूंकि यू क्या है दोस्तों, यू तो प्लूरल है, इसलिए हम यहां पर डू का प्रयोग करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब डू पहले लगा दी, उसके बाद सब्जेक्ट लगाया, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है हमारा यू, सब्जेक्ट है यू, उसके बाद में वर्ब आएगी, वर्ब क्या, घूमना होता है, ठीक है ना, घूमने, घूमने को हम क्या बोलेंगे, गो बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद में रोज घूमने जाते हो क्या, तो ठीक है भैया, गो फॉर डेली, है ना, वॉक डेली। आए वो समझ। दूसरे में देखिए, क्या उसे उपन्यास पसंद है, क्या उसे उपन्यास पसंद है मतलब नोवेल पसंद है क्या, तो क्या उसे, उसे के मतलब ही या शी, दो में से कोई भी, ही या शी, अगर बॉय के लिए बोला जा रहा है तो ही, और गर्ल्स के लिए है तो शी, ठीक है ना। तो डज सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ली, उसके बाद में शी लाइक नोवेल, क्वेश्चन मार्क लास्ट में। उसी प्रकार से क्या, क्या करना चाय बनाता है, क्या करण, क्या करण चाय बनाता है, तो डज करण मेक टी। उसी प्रकार से क्या वे झूठ बोलते हैं, डू दे टेल लाई। अब डू क्यों आया दोस्तों, क्योंकि ये बहुवचन है, वे को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दे, क्लियर है, तो वो बहुवचन है, इसलिए हमने उसके स्थान पर क्या यूज किया, डू, डू दे। इसी प्रकार से क्या वह तुम्हें मारता है, तो डज ही बीट यू। क्या बात समझ आई, दोनों तीनों बात समझ आई दोस्तों आपको, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट के अंतर्गत एफर्मेटिव सेंटेंस वाली बात जो सिंपल सा था, कर्ता क्रिया कर्म, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस, उसके बाद में हमने इंट्रोगेटिव को देखा, और इसके चौथे प्रकार को भी देख लीजिए हाथों हाथ, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब इसमें क्या होगा, क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, साथ में मना भी किया जाएगा। एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे क्या तुम खाना नहीं पकाते हो, क्या तुम खाना नहीं पकाते हो, इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन पूछने वाला, नेगेटिव मतलब मना करने वाला, तो इसमें दोनों रूप एक साथ देखने को मिल रहे हैं, इंट्रोगेटिव भी नेगेटिव भी, इसीलिए दोनों को एक साथ बोल दिया इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, दोनों सेम साथ में हो गए। क्या तुम खाना नहीं पकाते हो, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा, कुछ भी नहीं होगा, सेम होगा, जो इंट्रोगेटिव का था जो अभी हमने पढ़ा ना, उसका सेम होगा, कुछ भी नहीं, सिर्फ उसमें नोट लगा दीजिए, जो पहले हमने भगा दिया था उस नोट को वापस पकड़ के ले आइए और इसमें रखा दीजिए। देखिए हेल्पिंग वर्ब डू डज वही रहेगा, सब्जेक्ट वही रहेगा, बस सब्जेक्ट के बाद में जो नोट हमने पहले हटा दिया था उसको वापस लगा दीजिए, नोट लगा दिया, बाकी सब सेम है, वर्ब और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लास्ट में, सब सेम है। वही सिंगुलर के साथ डस का प्रयोग, प्लूरल के साथ में डू का प्रयोग, सेम टू सेम। फॉर्मूले पर फोकस कर लिया, फॉर्मूला समझ लिया, चारों फॉर्म के फॉर्मूलों में डिफरेंस समझ लिया ना, अपने आप क्लियर हो जाएगा, कुछ मत करिए। जब लास्ट में सेशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद में बैठिए और अपनी नोटबुक पर चारों प्रकारों के फॉर्मूले को लिखिए और उसको गौर से देखिए, रटना नहीं है, गौर से देखना है क्या डिफरेंस है चारों के बीच में। 2 मिनट के अंदर वो डिफरेंस आपके दिमाग में प्रवेश कर जाएगा, जिंदगी में कभी आप भूलोगे नहीं, जिंदगी में कभी आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप फॉर्मूला आपको याद रहेगा। पहले फॉर्मूले से स्टार्ट होगी, कर्ता क्रिया कर्म से, है ना, कर्ता क्रिया कर्म से। उसके बाद में, एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड, एक अर्जेंट कॉल है, एक अर्जेंट कॉल है। हेलो, हाँ सॉरी फ्रेंड्स, टाइम लिया आप लोगों का, एक्चुअली वो कॉल भी आप लोगों के लिए ही था और आवश्यक था, क्योंकि आपकी ही क्लास में भी थोड़ी प्रॉब्लम आप देख ही पा रहे हैं, लाइव सेशन नहीं चल पाया तो आई थिंक कि कल से लाइव सेशन चालू हो जाएंगे आप लोगों के, हो सकता है मे बी, ठीक है। चलिए, तो इसका एग्जांपल क्या रहा आपका, देखे मैं थे अपन की किस तरह से आपको फॉर्मूले पर डिफरेंस देखना है ना, उन दोनों में जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको देखना है। तो कॉमन डिफरेंस आपको यही देखना है, सबसे पहले आप उसका जो एफर्मेटिव वाला फॉर्मूला है उसको रखेंगे सामने, लिख के रखेंगे, है ना, तो वहां देखेंगे सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आ रहा है, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आ रहा है।
नेगेटिव वाला देखेंगे तो कुछ भी नहीं हो रहा, बल्कि सिर्फ नोट का प्रयोग साथ में हो रहा है हेल्पिंग वर्ब के साथ में। हेल्पिंग वर्ब आएगी, नोट आया, दैट्स ऑल वही रहेगा। इंट्रोगेटिव देखा आपने तो क्या किया, हेल्पिंग वर्ब को आगे उठा के रख दिया, बाकी सब कुछ वोकैब वही है, नोट हटा दिया, है ना। और जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव आएगा तो उसमें क्या करा आपने, नोट को जो हटा दिया तो उसको वापस लगा दिया। हेल्पिंग वर्ब आगे ही रहेगी, सब्जेक्ट के बाद में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में नोट आ जाएगा, और बाकी सब सेम टू सेम, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट वगैरह। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ दिमाग की कंफ्यूजन है, और कंफ्यूजन को ही खत्म कर लीजिए, अपने आप सब क्लियर होता चला जाएगा। सिर्फ कंफ्यूजन खत्म कर लीजिए। देखिए यहां पर, क्या वह घूमने नहीं जाता है, क्या वह घूमने नहीं जाता है, अब ता है ती है तो आएगा, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट की पहचान है, इंडेफिनिट टेंस की पहचान है ना। हेल्पिंग वर्ब हमने पहले ली, चूंकि डज लिया, क्यों, क्योंकि वो एक वचन था, इसलिए वह क्या है, एक वचन है, तो डज, उसके बाद करता लिया ही, और नोट लगा दिया, सब्जेक्ट के बाद में नोट लगाएंगे, ठीक है ना। तो डज ही नोट गो फॉर वॉक, या नेक्स्ट है डू यू नोट वियर शूज, क्या तुम जूते नहीं पहनते हो, या डू दे नोट गो टू मार्केट, या डज सीता नोट स्टडी। ये सिंपल से आपके 4 प्रकार थे, पहले प्रकार के। कौन से पहले प्रकार के, इंडेफिनिट फॉर्म के 4 प्रकार थे, इंडेफिनिट फॉर्म के 4 प्रकार थे, जिस पर हमने डिस्कस किया। अब इन्हीं चारों प्रकारों को अब आपको कंटिन्यूअस टेंस के अंदर भी डिस्कस करना है। अब समझ आइए आपको क्लास कितनी लंबी जाने वाली है, लेकिन इतना लंबा अब नहीं जाएगा, अब फटाफट होगा कंप्लीट, क्योंकि पहले वाले प्रकार में टाइप में समझने में समय लगता है। तो इस वाले वाक्य में अब हम बात करेंगे दोस्तों प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, ठीक है ना। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म के अंतर्गत भी मैंने जैसा आपको बताया था कि इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में भी आपके 4 प्रकार होंगे। 4 प्रकार होंगे, कौन कौन से होंगे, एफर्मेटिव सेंटेंस होगा, जिसे हम हिंदी में सकारात्मक वाक्य बोलते हैं, नेगेटिव सेंटेंस होगा, जिसे नकारात्मक वाक्य बोला जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, या इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो चारों प्रकारों को आइए समझते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के चारों प्रकारों को पूरे बेहतर तरीके से, एकदम आसान तरीके से। अब ज्यादा डिफिकल्ट आपको नहीं जाना पड़ेगा, समय भी इतना नहीं लगेगा। एक साथ देख लीजिए एक बार, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिसके 4 प्रकार होते हैं। जिसके 4 प्रकार होते हैं कौन कौन से, एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्लियर है। चारों को एक एक करके फटाफट समझते हैं। आइए सबसे पहले हम लेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, देखिए प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट की पहचान क्या थी, ता है ती है लास्ट में आ रहा था। अब यहां पहचान बदलेगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या रहेगी, रहा है, रही है, रहे हैं, मैं कर रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं। कोई अभी किसी की आलोचना कर रहा है, कोई कमेंट कर रहा है, कोई किसी को लाइक कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, पता नहीं क्या क्या। जहां पर रहा है, रही है आएगा, है ना, मतलब ये कि प्रेजेंट के अंदर कोई कार्य हो रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, उसे हम कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर है। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यू होने वाला काम। इसका जैसे एग्जांपल लिया गया है, रोहन ईटिंग फूड, रोहन इज ईटिंग फूड, रोहन इज ईटिंग फूड, रोहन खाना खा रहा है। बात समझ आई। अब इसमें दिमाग में क्या रखना है, दिमाग में क्या रखना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या दिमाग में रखना है, जैसे आपने सिंपल टेंस में आपने डू और डज को याद रखा था ना, हेल्पिंग वर्ब में रखा था ना। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब में डू डज याद नहीं रखना है, अब यहां याद रखना इज एम आर। क्या रखना है, इज एम आर। बात समझ आई, इज एम आर। इन तीनों का प्रयोग कहां होगा, मैं अब समझाता हूं। देखिए सबसे पहले तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहला प्रकार जो है कौन सा है, एफर्मेटिव सेंटेंस। ओहो पीछे चले गए। एफर्मेटिव सेंटेंस पहला प्रकार है, एफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य। इसका फॉर्मूला क्या होगा, वही सिंपल सा, कुछ भी नहीं। देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले सब्जेक्ट आया आपका, सबसे पहले सब्जेक्ट आया आपका, उसके बाद में क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, और यहां हेल्पिंग वर्ब अलग है, कौन सी, इज एम आर है, इज एम आर है। उसके बाद सेम टू सेम तो है यार, वर्ब आएगी। अब चूंकि ये जो सेंटेंस है ये कंटिन्यू वाला है, इसलिए इसमें आईएनजी का प्रयोग होगा, आईएनजी का प्रयोग होगा, आईएनजी का प्रयोग होगा, या फिर ऐसा जोड़ लीजिए कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज होगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज होगा। आईएनजी मत लिखिए, फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। और वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या होता है, वर्ब आईएनजी के साथ फर्स्ट वाले फॉर्म में आईएनजी चिपका देते हैं तो वो फोर्थ फॉर्म बन जाता है। तो वही तो मैंने यहां लिखा हुआ है, वर्ब का पहला फॉर्म प्लस आईएनजी मतलब कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म।
ठीक है ना। उसके बाद में सेम ऑब्जेक्ट। अब देखना आपको यह है कि हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर में इस का प्रयोग कहां होगा, एम का और आर का प्रयोग कहां कहां होगा। तो सिंपल सी कहानी है मेरे दोस्त, सिंगुलर के साथ में आप इज का प्रयोग करेंगे, प्लूरल के साथ में आप आर का प्रयोग करेंगे, और जहां जहां पर कहानी आएगी मैं की अर्थात की आई की, उसके साथ एम का प्रयोग करेंगे। सिंपल सी कहानी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। एग्जाम्पल देख लीजिए, जस्ट लाइक वी आर गोइंग टू मुंबई, वी आर गोइंग टू मुंबई, क्या लगा, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट रख दिया, सबसे पहले सब्जेक्ट रखा, सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब क्या रखेंगे दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब क्या रखेंगे। अब चूंकि सब्जेक्ट देखिए क्या है, वी क्या है, प्लूरल है, क्या है, वी प्लूरल है, मतलब बहुवचन है, तो प्लूरल के साथ में क्या किसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे, इसलिए हमने आर रखा हेल्पिंग वर्ब में। उसके बाद क्या आएगा, वर्ब आएगी, वर्ब क्या है, जाना, तो गो, ठीक है, आईएनजी चिपकाना साथ में, तो गो के साथ आईएनजी लगा दी, गोइंग हो गया, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट क्या है, मुंबई जाना, तो टू मुंबई। आई बात समझ, फॉर्मूले के हिसाब से आप एक एक शब्द पुट करेंगे ना, इजीली हो जाए, एकदम इजी हो जाएगा, समझ आएगा, क्लियर। देखिए नेक्स्ट है, यू आर टेलिंग अ लाई, यू आर टेलिंग अ लाई, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। यू तुम, है ना, आर हेल्पिंग वर्ब, बहुवचन के साथ में आर का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। और टेलिंग, टेल क्या है, वर्ब है, आईएनजी साथ लगाना है, टेलिंग, क्लियर है। अ लाई ऑब्जेक्ट, अ लाई क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। उसी प्रकार से वी आर गोसिपिंग, वी आर गोसिपिंग, हम बकप्पे मार रहे हैं, पापा इज वॉचिंग फिल्म, या आई एम टीचिंग इंग्लिश, क्लियर है। सेम एग्जांपल इसी प्रकार के हैं। मेरे ख्याल से ज्यादा कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगी, ज्यादा अब मस्तिष्क में संघर्ष भी नहीं करना पड़ रहा होगा अब, इसीलिए आपका सब टॉपिक क्लियर हो रहेंगे। नेक्स्ट प्रकार इसका है नेगेटिव का, कौन सा, नेगेटिव सेंटेंस का, नेगेटिव सेंटेंस का। अब नेगेटिव में बिल्कुल अब देख जाइए आप, प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट पर जाइए, वहां देखना आप कि जब हमने एफर्मेटिव से नेगेटिव पर आए थे तो क्या चेंज किया था, अरे कुछ भी तो नहीं, सिर्फ नोट लगाया था। तो यहां पर भी हम नोट लगाएंगे और कुछ नहीं करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट चिपका दीजिए, दैट्स ऑल, आपका काम हो जाएगा। सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी, नोट लगा दिया बस, बाकी सेंटेंस पूरा ऐसा का ऐसे ही रहेगा, पूरा फॉर्मूला ऐसे कैसे ही रहेगा। तो बना दीजिए, देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, शी सब्जेक्ट है ना, चूंकि एक वचन है इसलिए इसका प्रयोग करेंगे, तो सी इसका प्रयोग किया हमने हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर, ठीक है। नोट लगाना था, नोट लगा दिया, ठीक है। वर्ब लिखनी है, वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है, वर्ब क्या है दोस्तों, यहां पर बोल रहा है कि हंसना, तो हंसना को लाफिंग बोलते हैं, लाफ बोलते हैं, तो आईएनजी लगा दी, लाफिंग हो गया। एट यू, आप पर हंस रहे हैं, क्लियर हुआ। अगला है देखिए, ही इज नॉट प्लेइंग हॉकी, ही इज नॉट प्लेइंग हॉकी, नोट लगाया, ही इज नॉट प्लेइंग हॉकी, वह हॉकी नहीं खेल रहे हैं। मदर इज नॉट बाइंग वेजिटेबल, ठीक है। यू आर नॉट राइटिंग अ लेटर, जस्ट लाइक वी आर नॉट गॉसिपिंग, बाकी सेम है, बस आपको प्रत्येक कंटिन्यूस सेंटेंस वाले प्रत्येक में रहा है, रही है ही आएगा, जैसे कि आप खाना नहीं खा रहे हैं, ये कौन सा हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस, कंटिन्यूस टेंस के अंदर नेगेटिव सेंटेंस, कि आप खाना नहीं खा रहे हैं, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, क्या आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, कौन सा सेंटेंस बन गया, क्या आप पढ़ाई कर रहे हैं। ये अगला वाला पार्ट जाएगा इंट्रोगेटिव में, है ना, क्या आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्या आप गॉसिपिंग कर रहे हैं, क्या आप लेटर लिख रहे हैं, क्या आपकी मदर वेजिटेबल खरीद रही है, क्या आप हॉकी खेल रहे हैं, ये क्या बन जाएगा इंट्रोगेटिव, ये इंट्रोगेटिव है। फॉर्मूले में सेम टू सेम फॉर्मूला, कुछ भी देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आएंगे, फॉर्मूला कुछ भी नहीं, हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे आ गई और नोट हटा दी, यहां से नोट को भगा दिया हमने, नोट को हटा दिया, हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई, बाकी सेम टू सेम रहेगा पूरा। हेल्पिंग वर्ब ऊपर ले आइए, यहां लिखना है रोहन सिंगिंग अ सॉन्ग, रोहन गाना गा रहा है, तो रोहन, क्या रोहन गाना गा रहा है, तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी, बाकी सब्जेक्ट आएगा रोहन है, चूंकि रोहन सिंगुलर है, एक वचन है इसलिए, है ना, सिंगुलर सिंगुलर है, तो देखिए हाँ सिंगुलर है इसलिए इसका प्रयोग करेंगे, तो इस कहां आगे हेल्पिंग वर्ब में आगे आ चुकी है, ठीक है। तो इस रोहन सिंगिंग अ सॉन्ग, उसी प्रकार से आर दे वाचिंग टीवी। कुल मिला के हेल्पिंग वर्ब जो आप यूज कर रहे हो ना, सिंगुलर के साथ में इज और प्लूरल के साथ में जो है आर, और आई के साथ में, मे के साथ में आई, और आई के साथ में एम, तो ये सब जो हेल्पिंग वर्ब है वो बाकी के सबसे आगे आ जाएगी, बाकी सेंटेंस पूरा सेम टू सेम रहेगा। इसी प्रकार से इसका चौथा फॉर्म है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो ये भी इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे रहती, सब्जेक्ट आ रहा था, उसके बाद बस नोट लगाना है हमें, जैसे हमने प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में लगाया था, उसी तरह से नोट का प्रयोग करके बाकी को बनाना है। जैसे क्या हम बाजार नहीं जा रहे हैं, आर बी नॉट गोइंग टू मार्केट, उसी प्रकार से इज ही नॉट टॉक द बात, या आर यू
नोट ब्रशिंग। समझ आ रहा है दोस्तों? ठीक है, तो यहां पर सिर्फ नोट का प्रयोग हमने किया, बाकी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह ही रहने वाला है, सिर्फ नोट का प्रयोग होगा सब्जेक्ट के बाद में और सेम टू सेम ये बाकी रहेगा। दूसरा प्रकार भी क्लियर हुआ। तीसरा प्रकार पे बात करें परफेक्ट फॉर्म पर। परफेक्ट फॉर्म पर परफेक्ट के भी वही चारों प्रकार मैंने आपको बताया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत 4 प्रकार होते हैं। चारों प्रकार में एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इन चारों प्रकारों को आइए फिर से डिटेल में समझते हैं। चारों प्रकार यहां पर एक नजर मान लीजिए। सबसे पहला एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले। क्यों हो रहा है यार? ओके, परफेक्ट टेंस है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अभी तक हमने सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस को देखा, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को देखा। क्लियर है? अब यहां पर हम देखना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब क्या हुआ? परफेक्ट, कोई भी काम हो चुका है, हो चुका है, ये पास्ट में नहीं जाएगा। थोड़ी समय और पहले हुआ होता तो पास्ट में चला जाता, लेकिन अभी पास्ट में नहीं गया है, हो चुका है। किसी ने पूछा क्या लेक्चर कंप्लीट हो गया? हाँ हो चुका है, तो ये पास्ट नहीं बना है, फ्यूचर वो पास्ट नहीं बना है, लेक्चर अभी अभी तो कंप्लीट हुआ है ना, लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। तो कोई कार्य कर चुका है, कर चुकी है या कर चुके हैं या हो चुके हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब ध्यान रखना है आपको, हैज और हैव रखनी है। हैज और हैव, एग्जांपल देखिए, वे भोजन कर चुके हैं, वे भोजन कर चुके हैं। इसको हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर भी वही 4 प्रकार हम देखेंगे, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसका फॉर्मूला सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है। ध्यान से देखना दोस्तों, परफेक्ट टेंस की जब भी बात आएगी ना, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। अभी तक आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते आए हो, आईएनजी के साथ में, कंटिन्यूस में आईएनजी लगाई थी बस आपने। परफेक्ट टेंस के अंदर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा, चाहे वो परफेक्ट टेंस प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, ये याद रखना। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। जैसे गो, वेंट, गॉन। गो क्या है? फर्स्ट फॉर्म है जाने का, वेंट सेकेंड फॉर्म है और गॉन थर्ड फॉर्म है, और इस प्रकार से गोइंग फोर्थ फॉर्म है। तो यहां पर अगर जाने के लिए हम किसी का प्रयोग करेंगे वर्ब का, तो वहां पर गो नहीं, वेंट नहीं, बल्कि गॉन प्रयोग होगा। क्लियर है? देखिए फॉर्मूला सेम है, सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी और वर्ब आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा, बस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि हेल्पिंग वर्ब में या जहां सिंगुलर आएगा वहां पर हैज का प्रयोग होना है, जहां बहुवचन आएगा, प्लूरल आएगा, वहां पर हैव का प्रयोग होना है। बाकी सब सेम टू सेम रहेगा। अब बना सकते हो, आप आसानी से बना पाओगे। देखिए पहला है वह अपना कार्य समाप्त कर चुका है, तो वह क्या है दोस्तों? यहां पर वह आपका कर्ता है, अर्थात सब्जेक्ट है, सबसे पहले रखेंगे सब्जेक्ट मतलब ही, और हेल्पिंग वर्ब लेंगे, उसके बाद में क्या आएगा? हैज आएगा, क्योंकि ही एक वचन है इसलिए हेल्पिंग वर्ब हैज आएगी। उसके बाद में आप वर्ब का थर्ड फॉर्म रखोगे। वर्ब क्या है? कार्य करना, कार्य करना, कार्य करने को हम डू बोलते हैं, तो डू, डज, ठीक है, डू, डिड, डन। तो यहां पर डन का प्रयोग होगा, ठीक है, और यहां पर समाप्त करना, समाप्त कीजिएगा, समाप्त करना, कार्य समाप्त कर चुका है, तो कंप्लीट, तो इसका थर्ड फॉर्म होगा कंप्लीटेड। अपना कार्य समाप्त कर चुका है, समाप्त करना यहां पर जो है, यहां पर इसका वर्ब बनेगी, तो समाप्त करने को कंप्लीटेड, ठीक है, ईडी लग गया, देखिए कंप्लीटेड, ये थर्ड फॉर्म है वर्ब की, और बाकी का सब बाय ऑब्जेक्ट हिज वर्क। दूसरे देखिए, दे हैव कंप्लेंट अगेंस्ट यू। इसी प्रकार से वी हैव टेकन ब्रेकफास्ट, वी हैव परचेज्ड न्यू क्लॉथ्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्लियर है? अगर आपने इसमें फॉर्मूले को समझ लिया ना, तो बाकी सेंटेंस अपने आप इजी हो जाते हैं, चाहे फिर वो इंट्रोगेटिव, चाहे फिर वो एफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, कोई सा भी प्रकार हो सेंटेंस का इजी हो जाता है। बस फॉर्मूला आपके दिमाग में पुट होना चाहिए, दिमाग में अच्छे से क्लियर होना चाहिए, रटने की आवश्यकता कुछ नहीं पड़ेगी। एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, उसी में बस आपको यह देखना है कि जब हम बात एफर्मेटिव की करते हैं तो फॉर्मूला किस प्रकार का होता है, नेगेटिव की बात करते हैं तो नेगेटिव में किस प्रकार से हम नोट को लेकर के आते हैं और कहां पर डालते हैं उसको। सभी प्रकारों में एक ही जगह नोट का प्रयोग होता है, याद रखिएगा, एक ही जगह पुट होगा, है ना। उसके बाद में देखना है कि वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज हो रहा है, दैट्स ऑल। इसके बाद में कुछ करना ही नहीं आपको। नेगेटिव की बात करोगे तो इसका एफर्मेटिव याद हो गया, तो नेगेटिव में इजीली हो जाएगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में नोट का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब के साथ में, हेल्पिंग वर्ब के साथ में नोट का प्रयोग करेंगे। और जब इंट्रोगेटिव की बात आएगी तो कुछ नहीं करना है, यहां हेल्पिंग वर्ब उठ करके आगे चला जाएगा, यहां आ जाएगा,
ये देखिए हेल्पिंग वर्ब उठ करके आगे आ गया है, बाकी सारा मैटर पीछे पहुंच गया, नोट को हटा देंगे यहां से, नोट को यहां से हटा देंगे, तो ये आपका इंट्रोगेटिव बन गया। इंट्रोगेटिव नेगेटिव लेकर के आओगे तो जो नोट को हमने हटाया तो उसको वापस लेकर आ जाइए, बाकी हेल्पिंग वर्ब आगे रहने दीजिए, बाकी नोट को लगा दीजिए यहीं पर। सेम टू सेम है यार, कुछ भी चेंजेस नहीं है, ठीक है ना। ये लास्ट वाला जो है इसका परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म, तो देखिए इसकी पहचान क्या होगी, परफेक्ट कंटिन्यूअस जो फॉर्म है, परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसके भी चार प्रकार रहेंगे, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो उसके अंतर्गत प्रेजेंट, परफेक्ट, कंटिन्यूअस टेंस, अब इसमें कंटिन्यूटी आ जाएगी परफेक्ट के साथ में, कर चुका है, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इसकी पहचान क्या हो जाएगी, कोई कार्य पहले से जारी है और अभी भी बाकी, मतलब ये कि कोई काम ऐसा है जो कुछ मात्रा में हो भी चुका है लेकिन कुछ हो रहा है, उसके लिए हेल्पिंग वर्ब अब यहां पर हैज बीन और हैव बीन का यूज होगा। हैज, हैव के अलावा हैज बीन और हैव बीन का यूज होगा हेल्पिंग वर्ब, बस आप याद रख लीजिए। अब फॉर्मूला बनाइए आप, सेम रहेगा, सब्जेक्ट आएगा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में क्या, हैज बीन, हैव बीन, वर्ब आईएनजी के साथ में, मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में आएगा फॉर सिंस या टाइम। समझाने वाला हूं, देखिए एक एक समझिए। हैज बीन, हैव बीन, सिंगुलर के साथ में हैज बीन का प्रयोग होगा और प्लूरल के साथ में हैव बीन का प्रयोग होगा, ये आप अब तक अच्छे से समझ चुके हैं। इसके बाद मैटर है सिंस और टाइम का, तो अब देखिए सिंस का प्रयोग कहां करना है, बाकी के लास्ट में, और टाइम का प्रयोग कहां करना है, जरा देखिए सिंस का प्रयोग आप करेंगे फिक्स टाइम के लिए, जहां पर सेंटेंस में फिक्स टाइम दिया गया हो, एक निश्चित समय दिया गया हो कि 2 बजे काम कंप्लीट हो जाएगा, 2 बजे से, या 2 बजे से काम कर रहा है, या 2 बजे काम कर चुका है, क्लियर है। तो जहां पर फिक्स टाइम दिया गया हो ना, निश्चित समय दिया गया हो, जस्ट लाइक के 2 o'clock, तो ऐसे समय के लिए, ऐसे वाक्य के लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे। और जहां पर टाइम पीरियड की बात की गई हो, अनिश्चित समय काल की बात की गई हो, सुबह से, शाम से, 2 घंटे से, 4 घंटे से, 10 साल से, 20 साल से, समझ पा रहे हैं ना, तो जहां पर टाइम पीरियड की बात की गई हो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, वहां पर हम फॉर का प्रयोग करेंगे, क्लियर है। फॉर का, तो फॉर का प्रयोग और सिंस का प्रयोग कहां पर होना है, समझ गए आप लोग, ठीक है। एग्जांपल देखिए, आई हैव बीन, आई चूंकि प्लूरल है इसलिए हैव बीन का प्रयोग किया, सबसे पहले कर्ता हमने पुट किया, सब्जेक्ट लगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव बीन, और गो के साथ में, गो क्या है, वर्ब है ना, आईएनजी लगा देंगे, गोइंग हो जाएगा, गोइंग टू द कॉलेज फॉर 3 months, फॉर 3 months, फॉर का प्रयोग क्यों किया, 3 months, अनिश्चित समय, कौन सा 3 months, इस साल का, पिछले साल का, पता नहीं कौन सा 3 months, अनिश्चित समय, फिक्स टाइम नहीं है, इसलिए हमने फॉर का यूज किया। उसी तरह से कोबलर हैज बीन मेंडिंग मैसूर फॉर हार्स, मुझे 4 घंटे से मेरे जूते ठीक करना है, ठीक है। तो यहां पर किसका प्रयोग हुआ दोस्तों, फॉर का, क्यों, 4 घंटा फिक्स कर दिया ना, 4 घंटे से, मतलब क्या पर समय पीरियड की बात की गई, 4 घंटे से, क्लियर है। इसी तरह से नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो इसमें नेगेटिव के अंतर्गत सेम रहेगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब में हैज बीन, हैव बीन आएगा, वर्ब आईएनजी आएगी, वर्ब के बाद में क्या लग जाएगा, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में यहां पर इसमें एक गलती हो रही है, यहां पर दोस्तों हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट का प्रयोग होगा, जो कि यहां पुट नहीं किया गया है। हेल्पिंग वर्ब के साथ में नोट का प्रयोग होगा और ये गलती से यहां पर छूट चुका है, इसको ऐड कर लीजिएगा आप लोग, है ना। नोट का कहां पर प्रयोग होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद में, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट का प्रयोग, तो ये फॉर्मूला कैसा बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब आईएनजी के साथ में प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस, ठीक है। तो सेंटेंस होगा माय फ्रेंड हैज नॉट बीन, ठीक है ना, हैज नॉट बीन राइटिंग अ लेटर फॉर मी फॉर 2 years, पिछले 2 साल से पत्र लिख रहा है। इसी तरह से ही हैजंट बीन, देखिए अब हैज के बाद में नोट का प्रयोग और फिर बीन का प्रयोग होगा, याद रखिएगा आप लोग, ऐसा नहीं कि हैज बीन नोट कर दो आप, हैज बीन नोट नहीं, हैज नॉट बीन, ठीक है। थोड़ा सा इसमें ना वॉच कीजिएगा, इसको एनालाइज कीजिएगा,
पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद में ये अपने आप समझ आने वाला है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी सेम रहेगा, हेल्पिंग वर्ब को आगे उठा करके ले आएंगे, बाकी सब सेम टू सेम रहेगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी दोस्तों आपका सेम रहने वाला है, बस इंट्रोगेटिव सेम रहेगा, बस नोट का प्रयोग आपको यहां पर कर देना है इसके साथ में। बाकी एग्जाम्पल मैंने इतने सारे दिए हुए हैं स्लाइड में कि आप जब पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ने बैठेंगे ना तो एक एक बातें अपने आप क्लियर हो जाएगी। जितना समझाने की आवश्यकता थी मैंने आपको यहां पर समझाने का प्रयास किया है पूरी तरह से। अगला जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा, अगला सेशन होगा, उसमें हम भूतकाल की बात करेंगे, अर्थात कि पास्ट टेंस की बात करेंगे। क्लियर है, पास्ट टेंस की बात होगी, आप देख ही चुके हैं। बिल्कुल लास्ट वाले सेशन चल रहे हैं, अब कुछ ज्यादा सेशन नहीं बचे हैं, मात्र सेंटेंस वाला पार्ट ही बचा हुआ है। इसके साथ ही हमारा ये पूरा सब्जेक्ट ही कवर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में दोस्तों। थैंक यू सो मच।